दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और 108 दिन का जो ये प्लान चल रहा है, रिवीजन प्लान, या इसको फ्री क्रैश कोर्स भी आप लोग कह सकते हैं, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल, क्लियर और बहुत ही सरल भाषा में मैं बताने का प्रयास करूँगा। कहानी सुनाऊँगा आपको। वो कहानी बस शिद्दत के साथ सुननी है। आउटकम्स क्या होगा, क्या इसका परिणाम होगा जब आप ये कहानी सुन लोगे, ये आपके नज़रिया को चेंज कर देगा। जो भी एक प्री रिक्विजिट माइंडसेट है ना आपका, उसको बदलने की पूरी तरह से कोशिश कर देगा। कि अभी तक आपने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों से पढ़ी होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ नई चीज़ें आपको बताई जाएं। एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भी मित्र दोस्त ये लेक्चर पहला कर रहे हैं, उनको मैं ये बस सुझाव दे रहा हूं अपने साइड से कि यार कंटिन्यूअस रहना। सच में हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा और कुछ ऐसी कहानियां बता दूंगा जो आपके दिमाग से भूलेंगी नहीं, वो अनफॉरगेटेबल टाइप मोमेंट्स हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात, जो पूरी हिस्ट्री का हम लोग का शिरोधार है, ऐसा कह सकते हैं कि हिस्ट्री जिसके आने से 1600 के बाद से खासकर जो बदली है, जितने सारे युद्ध हुए, फ्रीडम स्ट्रगल्स हुई, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, नई सरकार बनी, उसके लिए क्रिप्स मिशन, कैबिनेट, सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। 3-4 बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो को हम लोग ले सकते हैं। ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है, वास्को डिगामा। ठीक है, बहुत इज्जत के साथ आज नाम लिया जाता है, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि सूत्रधार वही हैं महोदय। वही एक नए तरीके से भारत आ गए, और वो नया तरीका इतना लालच दे दिया लोगों को कि यहाँ से सामान ज़्यादा मात्रा में ढो के पहुँचाया जा सकता है यूरोप। ये कंसेप्ट दे दिया, और उस कंसेप्ट ने ये सारी जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, इसके पीछे जो है एक पृष्ठभूमि का काम किया, या बैकग्राउंड बनाने का काम किया। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये लेक्चर होगा। आपको रिटन कंटेंट मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों है, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट है मेरे पास, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश वाले कंटेंट से ही जाया जाए, क्योंकि मैं पूरी तरह से हिंदी में ही बोल करके कहानी सुनाऊंगा। और कहानी हिंदी में है तो मुझे लगता है हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम किसी को भी बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति हैं वास्को डिगामा, प्रश्न ये आता है कि क्या वास्को डिगामा से पहले भारत में व्यापार नहीं चल रहा था यूरोपियंस का? तो सच्चाई ये है कि ये चल रहा था। ठीक है, किसके किसके साथ व्यापार मुख्य रूप से होता था? तो हम लोग देखते हैं कि जब आप 3000 बीसी में पहुंच जाओगे, मतलब ईसा पूर्व 3000 वर्ष में पहुंचोगे, जब बहुत सारी सभ्यताएं पनप रही हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जा रहा है, तो भी कुछ व्यापार हम लोग का चल रहा है। किसके साथ चल रहा है? तो मेसोपोटामिया के साथ चल रहा है, वर्तमान इराक का क्षेत्र है वो, वहाँ के साथ व्यापार चल रहा है। फिर आप देख रहे हो रोम के साथ भी व्यापार चल रहा है, बहुत सारे मुहर पाई गई, मनके पाए गए, और अफगानिस्तान के साथ अलग लार्जावर्त इत्यादि का व्यापार चल रहा है। ठीक है, तो व्यापार तो काफ़ी संबंध पुराने हैं। मैं आपको 3000 बीसी के पहले की बात बता रहा हूँ, 3000 बीसी की बात बता रहा हूँ, ईसा पूर्व 3000 की। और अभी जब अंग्रेज आ रहे हैं तो 1600 एडी चल रहा है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1600 वर्ष बाद की कहानी है ये। तो कहने का मतलब कि व्यापार तो काफ़ी पुराना है, या 1450 वर्ष बाद, या 1500 कह सकते हैं आप एग्जैक्टली। तो व्यापार काफ़ी पुराना है। अरब इन्वेजन भी हो रहा है 712 एडी से ही हमारे वहाँ। व्यापार भी काफ़ी पहले से ही रह रहा है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि व्यापार मुख्यतया 3 मार्गों से होते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही दुरूह या दुष्कर है, जिसके साथ अगर उस मार्ग से जाओगे तो बहुत ज़्यादा सामान यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते, बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। 2 और भी व्यापार हैं, लेकिन वो चूंकि ऐसी जगह पर हैं या ऐसे स्थान पर हैं कि बिचौलिए उसमें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जब भी बिचौलिए रहेंगे तो सामान पूरी तरह से नहीं पहुंचेगा। अब सीधे कंसेप्ट पर आता हूं। एक मैप यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये मैप बेसिकली तो है कि वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाल लिस्बन से चला यहां पर, और ये घूमते घामते यहां पर है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, हिंदी में उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं। यहां पहुंचा, और यहां से फिर ये कालीकट पहुंचता है। ठीक, अब केप ऑफ गुड होप, क्या ये नाम वास्को डिगामा ने रखा? तो इसके पीछे भी कहानी है कि इसके पहले भी कोई व्यक्ति आ चुके थे। उनका नाम है बर्थो लोम्यो डियाज। ठीक है, ये लो लिखा हुआ है। ठीक है, बर्थो लोम्यो डियाज उनका नाम है।
और इस व्यक्ति ने ही केप ऑफ गुड होप का नाम रखा। ठीक है, देखिए अभी तो इसमें बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं, बस मैं आपको एक पॉइंट बताया कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है वास्को डी गामा और वहां से कालीकट आ जाता है। लेकिन ये जो रास्ता था ये खोजा क्यों गया? क्या ऐसी मजबूरी हुई कि इन्हें इतना दुष्कर रास्ता, इतना खतरनाक रास्ता खोजना पड़ा? क्योंकि ये है आपका इटली, जहां पर है रोम, और इसी आसपास में पड़ेगा आपका ग्रीस, जहां से व्यापार भारत का चल रहा था। तो जो इंपॉर्टेंट दो रूट्स थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो था कि आप हिंदू कुश को पार करिए और धीरे धीरे जो है दुरूह रास्तों से पहुंच जाइए इन दोनों जगहों पर। ठीक है, दिखने में तो ये आसान लगा, मैंने आपको दिखा दिया कि बस डायरेक्टली पहुंच गए, लेकिन क्या इतना आसान है? आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हिमालय की पहाड़ियां पड़ेंगी, ठीक है, और इधर हिंदू कुश पड़ेगा, इधर हिमालय की पहाड़ियां पड़ेंगी। तो ट्रांस हिमालयन बाउंड्री जो कि KLJ यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जस्कर पड़ती है, उसके बाद काराकोरम पार करोगे, फिर हिंदू कुश पार करोगे, फिर बहुत सारी पहाड़ियां पार करते हुए आप पहाड़ी इलाकों को ही पार करते रह जाओगे। तो सोचो कि अगर 5 किलो का भी कोई सामान लेकर के जा रहे हो और पहाड़ चढ़ना पड़ा, जिन लोगों ने भी कभी हिल्स पर सैर किया होगा उन्हें पता होगा कि एक ट्रॉली बैग केवल घसीटने में, आप उसको ट्रॉली बैग को ले करके जाते हो पहिए पर, ठीक है, फिर भी आप उसको ले नहीं जा पाते हो, इतनी ज़्यादा थकान होने लगती है जब भी पहाड़ चढ़ोगे। तो 5 किलो का भी अगर सामान लेके वहाँ जा रहे होंगे तो कितनी परेशानी हो रही होगी। दूसरी चीज़ कि ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये इलाका बेसिकली क्या है? ये पूरा इलाका, ऐसे और ज़्यादा ले लेता हूँ, ये पूरा इलाका पड़ेगा मुस्लिम समुदाय का या अरब्स का। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ से सामान लेके जाओगे, सपोज करो, मान लीजिए कि किसी तरह से यूरोपियंस ही आए, उन्होंने यहाँ से सामान लेकर के गए, तो जब अरब का इलाका पड़ेगा तो वो सामान कुछ ना कुछ वहाँ पर शेयर करना पड़ेगा और फिर आप उसको फाइनली लेकर के जाओगे यूरोपीय कंट्रीज में, ठीक है, यूरोपियन में। तो या तो अरब के व्यापारी आते थे या इक्का दुक्का अगर आ भी गए यूरोपीय व्यापारी तो पूरी तरह से वो सामान लेकर के वापस नहीं जाते थे, क्योंकि बीच में अरब का क्षेत्र था, उनके थ्रू ही जाता था वो सारा सामान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मीडिएटर की भूमिका जो होती है अरबवासी निभा रहे थे, और ज़्यादा व्यापार अरब के साथ भी चल रहा था। रोम तक या इटली तक डायरेक्टली, ग्रीस तक डायरेक्टली सामान नहीं पहुंच रहा है। हुआ क्या? उसी बीच एक उलटफेर होता है। क्या होता है? उस दौरान एक साम्राज्य है 1453 के अराउंड, क्या नाम है? उस्मानिया सल्तनत, ठीक है ना। अब उस्मानिया सल्तनत 1453 के अराउंड एशिया माइनर को जीत लेती है। एशिया माइनर वो हिस्सा है, बता देना चाहता हूं, जो कि आपके जो टर्की का है इलाका, तुर्की का इलाका है, वो जब यूरोप को जोड़ता है तो उसी को एशिया माइनर कहते हैं। मतलब आधी तुर्की जो है यूरोप में पड़ती है, तो ऐसा समझ लो कि तुर्की का आधा से ऊपर हिस्सा जो कि यूके, मतलब सॉरी, आपके यूरोप के साथ जुड़ाव कर रहा है, उसी को एशिया माइनर कह रहे हैं। तो जब एशिया माइनर में उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया और बेसिकली इस्तांबुल या कस्तुनतुनिया, एक वर्ड आपको उस समय मिलेगा, कस्तुनतुनिया भी कुछ लोग कहते हैं, कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, वर्तमान इस्तांबुल पर। तो क्या हुआ? व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया यूरोप के साथ, यानी कि कोई भी चीज़ जो यहाँ से जाती थी वो मार्ग से, व्यापारिक मार्ग नियंत्रण में आने से डायरेक्टली आपका यूरोप के जो दो स्थान हैं, वेनिस और जेनेवा, वहाँ पर नहीं पहुँच पाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो समझ में आई कि अच्छा चलो सामान नहीं पहुंच रहा है। पहुंचता क्या था? ये मसाले पहुंचते थे, कुछ आभूषण की चीज़ें भी, स्वर्ण इत्यादि भी पहुंचते थे। व्यापार खासकर मसाले का ही होता था। तो हुआ क्या कि उसी समय में, तत्कालीन समय में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो रही थी, तो लोग बहुत ज़्यादा जिगरेबाज हो रहे थे। ठीक है, मतलब डेयरिंग जिसको कहते हैं, डेयरिंग हो रहे थे। तो आपको पता है बार्थोलोम्यू डियाज की बात मैंने बताई कि वो एक बार नाव लेकर निकल गया 1200, मतलब कुछ यात्रियों के साथ, 1200 एग्जैक्टली नहीं है, कुछ यात्रियों के साथ निकल गया और फिर यहाँ उसने केप ऑफ गुड होप खोजा, यानी कि वो आधा अफ्रीका तो घूम ही लिया, ठीक, लेकिन वो पार नहीं कर पाया चीज़ों को। फिर उसके साथ साथ दिशा सूचक यंत्र, क्या और खोज हो गई? दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, यानी कि जो भी नेविगेशन के लिए सिस्टम होता है वो इन लोगों ने खोज लिया। नावें बढ़िया बढ़िया बना ली, ठीक है, जो शिप्स का निर्माण था वो बढ़िया बना लिया।
तो ये सारी चीज जब एक साथ हो रही है कि औद्योगिक क्रांति हो रही है, तो थोड़ा बल मिल रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा मशीनीकृत हो रही हैं चीजें, ठीक है। दूसरी चीज कि उन्होंने एक कंपास खोज लिया जिसको दिशा सूचक यंत्र बोल रहा हूं, तो उससे पता चल गया किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरी चीज कि जब वो वाला मार्ग बंद है तो थोड़ा सा डेयर डेविल होना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो इसी सबको सोच करके पुर्तगाली जो थोड़ी बहुत या उस समय अच्छी खासी एक नौसेना पर कमांड रखते थे, उसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डिगामा, वो निकल जाता है भारत की खोज करने। हालांकि इससे पहले भारत की खोज करने निकलता है कोलंबस, जो कि स्पेन का यात्री है, ठीक है। एग्जैक्टली वो भारत की ही खोज करने निकलता है इनसे पहले, लेकिन होता क्या है कि उसने खोज दिया जाकर के अमेरिका। अब बात स्टार्ट होती है मेन मुद्दे की कि दो रूट जो थे इंडिया के, एक मैंने बता दिया, दूसरा तीसरा भी बता रहा हूं। दूसरा है ये आपका, ये गल्फ ऑफ पर्शिया से होकर के, पर्शियन गल्फ से होकर के जाता था, ये ज़्यादा प्रचलित मार्ग था, ठीक है, यहां से व्यापार होता था। और तीसरा रूट जो है ये लाल सागर से होकर के जाता था, लेकिन उस समय में लाल सागर के पास चूंकि जो एक अपना स्वेज कैनाल है वो तो उस समय बनी नहीं थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्थल मार्ग को भी अपनाना पड़ता था। और ये मार्ग क्या होता था कि भूमध्य सागर है यहाँ पर, ठीक है, इसके कारण बहुत ज़्यादा फॉगी सिचुएशन रहती थी, तो चीज़ें धुंध के कारण दिखती नहीं थी कि कोई आइसबर्ग है या चट्टान है, क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ी समस्यात्मक मार्ग ये भी था। मतलब सबसे बेस्ट रूट कहो तो ये आपका पर्शियन गल्फ से होकर के जाता था, ठीक। लेकिन ये भी रास्ता बंद, ये भी रास्ता बंद, और ये भी रास्ता बंद। रास्ता बंद होने का मतलब ये है कि बीच में जो आपका उस्मानिया सल्तनत है उसने अधिकार कर लिया, तो डायरेक्टली आपको जाने नहीं देंगे, ठीक। तो ये जो वास्को डिगामा है वो अब यहाँ पर शुरुआत करता है सारे बदमाशी की, ठीक है। तो चलिए अब फोकस करते हैं अपने टेक्स्ट पर। आपने थोड़ा बहुत जो मैंने बताना था वो समझ लिया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनी का आगमन। इंग्लिश से बिल्कुल घबराना नहीं, बस कहानी सुननी है। अगर इंग्लिश देख करके डर लग रहा है तो सेलफोन जो है ऐसे उल्टा कर देना है और कान में ईयरफोन लगा लेना और शांति से सुनना है, कंसंट्रेट करना है क्या मैं बोल रहा हूँ, और पॉज लेकर करके सुनना है। 15 मिनट सुनिए, पॉज करिए, थोड़ा देर रिलैक्स करिए, फिर तुरंत सुनना शुरू करिए 15 मिनट। तो वास्को डिगामा जो है वो एक गुजराती यात्री हैं या गाइड लिखता है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। एक सेकेंड, चलिए, अब्दुल मजीद, ठीक है। ये इनके पथ प्रदर्शक बनते हैं और यही लेकर के रास्ता बता करके आता है। टोटल उस समय ये लोग आए थे तो 3 जहाजें लेकर के आए थे, ये भी याद रखिएगा। वास्को डिगामा जब आया तो 3 जहाजें लेकर के आया और सबको रास्ता दिखाया अब्दुल मजीद ने। कहाँ पहुंचे? सबसे पहले तो कालीकट के तट पर पहुंचे, जो कि आपका वेस्टर्न कोस्ट पर, जैसे इंडिया अगर बनाओगे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, चलिए, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट पर यहाँ कालीकट पर पहुंचते हैं, जो कि केरला के पास है। तो यहाँ पर कब पहुंचते हैं? 2 डेट देती है इसमें। 20 मई 1498 दी हुई है, कहीं कहीं 17 मई 1498 देती है। जैसे राजीव एहिर अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम होती है, तो उसमें 17 मई भी दिया होता है। जो अगर दोनों डेट देती है तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो है 17 मई आप लोग टिक कर दीजिएगा। फिर ये हुआ कि वास्को डिगामा ने एक नया रास्ता खोज दिया है, ठीक है। डिस्कवर्ड ए न्यू एंड ऑल सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। तो यूरोप से डायरेक्ट एक रास्ता ये खोजने में सफल है। जमोरिन, जब ये पहुंचते हैं कालीकट तो वहाँ पर शासन किसका था, ये भी प्रश्न पूछता है। तो जमोरिन का शासन था, ठीक है। और इसने क्या किया कि वास्को डिगामा का स्वागत किया। पहली दफ़ा जब ये लोग पहुँचे तो वो आने वाले भयानक जो खतरा है उससे तो अनभिज्ञ था, तो इसने स्वागत किया। जमोरिन ने किसका स्वागत किया? तो वास्को डिगामा का किया। और वास्को डिगामा ने इंडिया के साथ एक नया एरा ऑफ ट्रेड स्टार्ट किया, मतलब एक नए काल का व्यापार स्टार्ट करता है कि पुर्तगाली अब भारत के साथ डायरेक्टली व्यापार कर सकते हैं। वास्को डिगामा जब यहाँ से वापस लौटता है कुछ मसाले लेकर के, खासकर जिसमें काली मिर्च है, क्योंकि जो यूरोपियंस थे वो जब वहाँ पर विंटर का टाइम होता था तो मांस भून करके उस पर काली मिर्च डाल के ही उसी पे जीवन सर्वाइव होता था उनका। तो जब पहुँचता है तो 60 गुना दाम पाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा दाम पा जाता है कि बाकी मर्चेंट्स जो आसपास के हैं उनको लुभाने के लिए ये मामला बड़ा ठीक रहता है कि यार देखो, थोड़ा रिस्क लेकर के पहुंच जाओ इंडिया, सस्ते दाम पे 5 रुपये किलो में खरीद ले और ढेर सारा
काली मिर्च और भी मसाले, लौंग इलायची इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और यहाँ पर ला करके 300 रुपये किलो में बेच दो, लगभग 60 गुने प्राइस पर। तो लोग कहते हैं कि चलो क्या करना है यार, इसी बहाने घूम भी लेंगे। तो कुछ और यात्री आना स्टार्ट करते हैं। कुछ कहानी इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। होता क्या है कि जब ये पहुँचता है तो पुर्तगाल का सम्राट जब देखता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो पेड्रा अल्वारेज कैब्राल, नाम याद रखिएगा, पेड्रा अल्वारेज कैब्राल, जो कि एक ब्राज़ील का खोजी भी माना जाता है, पेड्रा अल्वारेज कैब्राल को, उनके साथ में बार्थोलोम्यो डियाज को टोटल 13 जहाज और 1200 लोगों को भेज देता है कि चलो जाओ तुम लोग भी कालीकट जाओ, व्यापार करके आओ। वो लोग आते हैं यहाँ, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, हालांकि फिर यहाँ से कुछ कुछ खरीद के ले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरी कहानी है साइड बाय साइड। हमारी कहानी इससे अलग हो जा रही है। हमारी कहानी सीधे मुद्दे पे आती है। क्या है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, नाम याद रखेंगे, हिंदी में भी सेम है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा नाम है। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन करके आया। तो याद रखेंगे कि पहला पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय कौन था, तो अल्मीडा का नाम लेंगे। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाएगा तो वो मैं बताऊंगा आपको कि वो कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है 1505 में, डेट भी याद रखेंगे। इन द लाइट ऑफ पोर्चुगीज ट्रेड इंटरेस्ट एंड एस्टेब्लिश पोर्चुगीज अथॉरिटी टू द इंडियन ओशन, अल्मीडा रेंडर्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। और लेकर के क्या आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीली जल नीति, या सीधे इसको हिंदी में ही समझो ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का, यानी कि नीली जल की नीति का प्रतिपादन किया, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नाम याद रखेंगे, ये 1509 में आता है अल्मीडा के बाद। तो सबसे पहले आया अल्मीडा, ऐसे इसको नोट करेंगे कि अल्मीडा आया, अल्मीडा के बाद कौन आया है, अल्बुकर्क, ठीक है। 1510 में ये क्या करता है, गोवा छीन लेता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि गोवा फिर 1961 तक ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो ये याद रखना है कि 1510 में छीना गोवा। किससे छीना, प्रश्न आता है, यूसुफ आदिल शाह से गोवा ये छीन लिया, जो कि बीजापुर के रूलर थे तत्कालीन। मतलब बीजापुर पर यूसुफ आदिल शाह उस समय शासन कर रहे हैं। अल्बुकर्क पहुंचता है 1510 में, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और गोवा इनसे छीन लेता है और अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लेता है वहाँ पर। और इसी कारण से रियल फाउंडर कहा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वहाँ पर अल्बुकर्क का नाम आएगा। अगर पूरा नाम देगा तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आप लोग टिक करके आगे आ जाओगे। फिर कहता है कि अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का को, जो कि एक इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन मार्केट था, और 1515 में हॉर्मुज को, जो कि माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ में था, इन दोनों को भी ये क्या करता है, अपनी अथॉरिटी में ले लेता है। अब एक छोटा सा फोटो मैं आपको बना के ऐसे ही दिखाता हूँ। सपोज करो, थोड़ा बहुत फोटो मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो पहला क्या करता है, हॉर्मुज लेता है। हॉर्मुज क्या है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये मलक्का है यार, मलक्का मलक्का क्या है, ये वाला हिस्सा है। हॉर्मुज क्या है, ये जो मैंने ऐसे दिखाया है ना, थोड़ा सा निकला हुआ ये, और यहाँ पर तो ईरान का हिस्सा, और इधर जो है सबसे ऊपर आता है ओमान, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसको मैं यहाँ से उठा करके और थोड़ा छोटा करके ले चलता हूँ। थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा ना, ठीक है, आ जाइए। चलिए, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, मैं कोशिश करूंगा कि रोज पीडीएफ दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो जगह पर इंपॉर्टेंट जगहों को ले लेता है। पहला मलक्का लेता है। मलक्का किस साइड में स्थित है, तो इंडिया के साउथ ईस्ट में स्थित है। और हॉर्मुज किस साइड में स्थित है, तो आप कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, ठीक है। यानी कि अगर ये भारत है तो भारत के मलक्का इस साइड और हॉर्मुज इस साइड, इन दोनों पर भी अधिकार कौन कर लेता है, तो अल्बुकर्क करता है, जो कि पुर्तगाली व्यक्ति है। अब इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा अज्यूम्ड द गवर्नर ऑफिस आफ्टर अल्बुकर्क इन 1529। 1529 में नीनो डी कुन्हा ऑफिस को सुशोभित करता है, एंड रिमेन्ड गवर्नर टिल द एंड ऑफ 1538। और 1538 तक जो है ये
पद को सुशोभित किया रहता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले चीज़ें इधर उधर रैंडम है। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि 3 गवर्नर आए। किसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई? घोर कई बार, मतलब आप उठा के देखोगे कम से कम 5 बार 7 बार पूछा हुआ है, ठीक है। और अगर सारे एग्जाम की बात की जाए तब तो सैकड़ों बार पूछा हुआ है। तो पहला वो हो गया। फिर दूसरी चीज होती है कि केप ऑफ गुड होप का नाम किसने रखा। फिर तीसरी चीज होती है कि भाई कोलंबस किस देश का था? तो स्पेन का था। वास्को डी गामा किस देश का था? तो पुर्तगाल का था। बर्थोलोम्यो डियाज ने नाम रखा है तो मैंने बता ही दिया। फिर पेड्रो अल्वरीज कैब्राल का नाम मैं ले रहा था, तो किस देश को खोजा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, क्योंकि ये चीज़ केवल बोली है, मैंने लिखी नहीं है, ठीक। अब बात आती है, सी रूट ऑफ इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा वेयर एज स्पेनिश ट्रेवलर कोलंबस। अब यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है कि स्पेन का कोलंबस है, क्या खोजता है? अमेरिका। कैप्टन कुक ब्रिटेन के हैं, क्या खोजते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और तस्मान जो है वो हॉलैंड के हैं, क्या खोजते हैं? वैन डेमन्स लैंड, जो कि तस्मानिया कहलाता है। उसके साथ साथ इन्होंने न्यूजीलैंड खोजा, ठीक है। तो ये सारे नाम भी याद रखने हैं। एग्जामिनेशन में सीधे आपको इन सारी चीज़ों को मिल जाएगा। कैसे मिलता है? कॉलम देता है, स्तंभ ए और बी, यानी कि कॉलम ए एंड बी, और यहाँ पर 4 नाम लिख देगा, यहाँ पर 4 नाम लिख देगा, बताएगा किस देश का है, आप लोग बताओ, ठीक। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ आप लोगों ने एक बार देखी होगी तो कर लोगे। कि एक बार फिर से दोहराता हूँ कि वास्को डी गामा कहाँ का है? तो ये पुर्तगाल का है। स्पेन का कौन है? कोलंबस है। ब्रिटेन का कौन है? कैप्टन कुक है। और हॉलैंड का कौन है? तस्मान है, जिसने खोजा है तस्मानिया, उसके साथ में न्यूजीलैंड। 1503 में कोचीन में पहली पुर्तगीज फोर्ट बनती है, किला बनता है। फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया। अगर पूछा जाए कि पहला यूरोपियन पोर्ट किसने बनाया, तो बनाया आपका पुर्तगालियों ने। कहाँ बनाया? फोर्ट की बात कर रहा हूँ। कहाँ बनाया? तो कोचीन में बनाया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दिया है कि कोचीन में फोर्ट बनाया 1503 में, और कन्नूर में बनाया 1505 में। जब कन्नूर में बन रहा था तो अल्बुकर्क जो है उस समय वायसराय नहीं था, ये भी याद रखिएगा। वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अल्बुकर्क, ही वॉज नॉट द वायसराय। तो अगर पूछे किस वायसराय के समय में बनी है, तो आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फांसो दी अल्मीडा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करता है कि पुर्तगीज फोर्ट एट अंजीदीव एंड कन्नानूर वर बुल्ट बाई फ्रांसिस्को दी अल्मीडा इन 1505। तो ये अल्मीडा के द्वारा बनाए गए 1505 AD में। पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू स्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स। तो मध्यकाल की बात करो तो पुर्तगाली पहले निकले जिन्होंने भारत के साथ एक सीधा व्यापार स्थापित किया। अब अगर एक प्रश्न और पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब इतनी बार इसको पूछा हुआ है, घुमा घुमा के पूछा हुआ है कि लोग गलत आंसर कर ही देते हैं। इसमें क्या करेगा? एक आदमी का नाम ही नहीं देगा, डच का नाम ही नहीं देगा। अब लोगों को सीक्वेंस जो है भूल जाएगा। तो इसके लिए भी चलिए कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। क्या जुगाड़ करेंगे? तो आप याद कर लो PEF। एक सेकेंड, PEF, ठीक है। बस याद ये करना है कि सबके बाद डी लगाना है, ठीक। तो P के बाद क्या लगा दिया? डी लगा दिया। E के बाद क्या लगा दिया? डी लगा दिया। और F के बाद डी नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट में S लगता है, डी थोड़े लगता है यार। कभी भी कोई वर्ड लिखते होगे तो क्या लगता है? आम लिखोगे तो आर्म्स लिखोगे, ठीक है। जैसे हाथ, हेयर लिखोगे तो हेयर्स लिखोगे, तो इसीलिए लास्ट में तो S लगता है। तो PEF याद कर लो, पेफ याद कर लो, और सबके बाद में डी लगाना है, लेकिन लास्ट वाले में डी नहीं लगता है, ठीक। तो पहला हो गया पोर्चुगीज या पुर्तगाली, दूसरा हो गया डच, तीसरा हो गया इंग्लिश, फिर हो गया डेन्स या डेनिश, फिर हो गया फ्रेंच, और लास्ट में एस लगेगा तो स्वीडिश। ये एक क्रम है कंपनियों के आने का, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, कंपनियों के आने का क्रम है। यूरोपीय कंपनी किस तरह से आए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अगर आ जाएगा तो मुझे तुम लोग यार कहोगे कि बहुत मज़ा आ गया सर जी, डायरेक्टली आया था और पेफ याद करके गए थे, PEF, और चूंकि लास्ट में तो डी लगता नहीं है सर, तो वहाँ एस लगाए, और बीच बीच में जो 2 जगह खाली हुई वहाँ पे डी लगा दिए, और सबका सब कर लिए, ठीक है। बस ये याद रखना है कि पुर्तगीज के बाद डच आए, ठीक है, डेन उसके बाद आए। फिर आगे कहता है कि पुर्तगीज पहले थे जो 1498 में आए, और सबसे अंतिम थे जो 1661 में गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोवा दमन दीव जो है इन लोग से आज़ाद हुआ बहुत लेट में। एक प्रश्न और पूछता है दोस्तों कि 1961 में कौन गवर्नर जनरल था गोवा का, जबकि भारत ने छुड़वाया गोवा को, ठीक है। तो उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा, ठीक है ना। वसालो डी सिल्वा, मैनुअल एंटोनियो करके इनका नाम था, ठीक है। मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा नाम था इनका। 58 से 61 तक, 1961 तक ये लोग रहे हैं। अब एक अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 1961 तक गोवा कब्जे में था, तो वो कौन सा ऑपरेशन था, ठीक है, जिसको चलाया गया तो गोवा को आज़ाद कराया गया,
ठीक है। उसके पहले एक और बता दे रहा हूँ, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को आज़ाद कराने से रिलेटेड है। ठीक, तो आपको बताना है कि गोवा किस ऑपरेशन के तहत आज़ाद कराया गया। फिर जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया था तो भी एक गवर्नर जनरल वहाँ पर थे, जिनका नाम पूछता है, जिनका नाम है जोसेफ फेरोइरा बोस्सा। तो दोनों नाम याद रखना है। पहला नाम याद रखोगे कि 1947 के आसपास में कौन थे, तो जोसेफ फेरेइरा बोस्सा थे। और 1961 में कौन थे, तो मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा थे। ठीक है, किसी तरह से भी इसका नाम याद कर लेना है, बस सिल्वा याद कर लो या मैनुअल एंटोनियो याद कर लो, याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन में टिक होनी चाहिए। ठीक है, ये जो फ्री सीरीज हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, बता रहा हूँ कि इतना एफर्ट चल रहा है इस समय आप लोगों के लिए, और अगर इस पे व्यूज ना आए या इससे सिलेक्शन ना हो तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक छोटी सी संस्था आपके लिए इतने बड़े फ्री इनिशिएटिव चला रही है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बहुत वेल्स बैठी हुई हैं, शार्क बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अगर छोटी मछली, ठीक है, आपके लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रही है तो बहुत है। चलिए, यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी भारत में आए, समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, कोचीन में पहली फैक्ट्री भी स्थापित की और कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। 1534 में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने बंगाल के जो शासक हैं गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। याद रखिएगा, 1534 में पुर्तगालियों ने क्या किया, बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह, पूरा नाम याद रखिएगा, सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। एक बात और बता रहा हूं, देखो जो पुर्तगाली आए ना, तो उनका मेन एजेंडा तो था जो सामने से दिख रहा था कि हम व्यापार करेंगे, लेकिन जो हिडन एजेंडा था वो क्या था कि हम लोग क्रिश्चियनिटी यहाँ फैला देंगे, मतलब ईसाइयत फैलाएंगे। क्यों, उससे क्या फ़ायदा होना था सर, आप लोग पूछोगे, तो देखो उससे फ़ायदा ये होना था कि अगर यहाँ पर ईसाई लोग रहेंगे, ठीक, तो जो अरब के व्यापारी एक मोनोपोली फैलाए हुए हैं वो धीरे धीरे हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग के पास अस्त्र शस्त्र भी अच्छे हैं, समुद्री बेड़ा भी बढ़िया है, हम लोग को कुछ वॉयज जिसको साहसिक यात्राएं हैं, समुद्री साहसिक यात्राएं वो भी करने आती हैं, हमारे पास कंपास वंपास भी है, क्योंकि आपके यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति भी स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं हरा सकते अरब को, डायरेक्टली नहीं भगा सकते, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर ईसाइयत हो जाएगी, ज़्यादा ईसाई लोग, क्रिश्चियनिटी हो जाएगी, तो हम लोग मिल करके जो है उनका अपोज कर सकते हैं। ठीक, तो हिडन एजेंडा ये भी चल रहा था। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा बना दिया गया। ये लोग क्या करते थे ना, एक लूटिंग भी काम करते थे कि लूटपाट का अड्डा बना दिए जो हुगली था उसको। ठीक, अच्छा ये बताओ, जब लूटपाट का अड्डा बना लोगे तो जब भारत में तात्कालिक समय में आपका अकबर शासन कर रहा है, तो क्या आपको क्या करेगा, बड़ा खुश हो जाएगा क्या आपके इस सारी कृत्य से, तो खुश नहीं होगा, आपकी बदमाशी का क्या करेगा, आपको जवाब मिलेगा। तो जब ये लोग आए थे तब अकबर था, लेकिन इस समय जब ये लोग लूटपाट का अड्डा बनाए तो उस समय शाहजहां आ चुका था। ठीक है, शाहजहां क्या करता है, शाहजहां इसलिए आ गया क्योंकि इनके पहले जो इनके पिताजी थे जहांगीर, वो 1627 में उनकी डेथ हो जाती है, तो ये इनका कार्यकाल छोटा ही था, कुल 22 साल शासन किए लगभग। ठीक है, और 1605 तक अकबर किया, तो अकबर ने भी देखा जब ये लोग आए। ठीक, लेकिन जब ये लोग लूटपाट के रूप में हुगली को स्थापित कर रहे हैं तो शाहजहां क्या किया कि पूरी तरह उन लोग की बस्ती नष्ट कर दिया और डंडे मार के उन लोग को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, और कई सारे लोग को, यानी कि 1000 से अधिक लोगों को बंदी भी बना लिया। तो ये याद रखना है कि 1532 में जब वहाँ पर लूटपाट की स्थिति चल रही थी हुगली में, तो मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां था, जिसने उनकी बस्तियों को पूरी तरह क्या किया, नष्ट कर दिया, पूरी तरह नष्ट कर दिया और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। फिर बात आती है कासिम बाजार की फैक्ट्री की, तो उसके प्रमुख जाब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती अथवा सूतनौती को चुना। अब देखिए ये पॉइंट जो है ना, ये बेसिकली आना चाहिए जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या अंग्रेजों के आगमन के बारे में बताएंगे, तो इस पॉइंट को अभी यहाँ पर छोड़ करके हम लोग आगे चल रहे हैं, नहीं तो कंटिन्यूएशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है 1599 वाला पॉइंट, यहाँ से अंग्रेज आ रहे हैं। ठीक, आप समझ लो कि पुर्तगाली का एक हमने बना दिया, एक जो उनकी पृष्ठभूमि बननी थी, अभी हम अंग्रेजों की थोड़ी पृष्ठभूमि बनाएंगे और फिर एक लड़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, उसको भी ध्यान रखेंगे और एग्जामिनेशन में उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। मैं ये जान रहा हूँ कि पहला लेक्चर है, काफ़ी स्लो चल रहा है, कहानियों के माध्यम से चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पेस पकड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ इतना पेस पकड़ लेंगे कि आप लोग कहोगे कि सर थोड़ा धीरे पढ़ा दीजिए। ठीक है, 1599 में क्या होता है, इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का दल है, जिसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह रहे हैं, या पूरा उसका नाम है द गवर्नर एट द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज।
तो नाम भी पूछता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो असली नाम है वो क्या है। तो नाम है उसका द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये नाम है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो अंग्रेज भी देख रहे थे कि भाई 1498 में वो आदमी आया, 60 गुना पैसा कमाया, फिर पुर्तगाली वहाँ पहुँच गए और पूरी तरह से जो है अपना इस्टेब्लिश करने लगे अपना सारा कुछ कोठी वोठी, और धीरे धीरे 1632 तक तो जान जाओ ईसाइयत में कन्वर्ट ही कर रहे हैं, हुगली को पकड़ लिए, लूटपाट मचाए हैं, बहुत सारा धन लेकर के आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है यार। ठीक है, तो अंग्रेज आप अपने आप में कलबलाए हुए थे, और सबसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती थी वो इंग्लिश की होती थी, अंग्रेजों की होती थी, जो आपके ये यूके वाले लोग हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि उस समय महारानी थी, तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने उनको मनाया तो 1600 ईस्वी में दिसंबर के महीने में उन्होंने कहा कि 15 वर्ष के लिए तुम लोग को हम एक अधिकार पत्र दे रहे हैं, एक मैग्ना कार्टा दे रहे हैं कि जाओ वहाँ पर जो है चार्टर के थ्रू क्या करो, व्यापार करो। उस समय में कौन किंग था? तो उस समय में किंग था आपका अकबर, याद रखना है, क्योंकि 1556 से स्टार्ट होता है उसका रिजीम और 1605 तक चलता है। उसके बाद फिर आपके आते हैं जहांगीर, जहांगीर का आपका चलता है 1627 ईस्वी तक। ठीक है, और फिर आते हैं शाहजहां। ठीक, तो लीवेंट कंपनी 1539 में एक चार्टर पाती है लैंड ट्रेड विद इंडिया के लिए, लेकिन उसके बाद ये जो आती है आपकी कंपनी 1600 में 15 साल के लिए इन लोग को एक मिलता है चार्टर। महारानी एलिजाबेथ प्रथम कहती हैं कि जाओ कराओ वहाँ पर व्यापार। जहांगीर के काल में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करती है अपनी पहली टेम्पररी फैक्ट्री। देखिए कई बार बहुत सारी चीज़ें पूछती है, कभी पूछ लेता है कि पहली फैक्ट्री, कभी पूछ लेता है पहली टेम्पररी फैक्ट्री, टेम्पररी को क्या बोलेंगे, अस्थायी कारखाना। ठीक है, और कभी पूछ लेता है कि स्थायी कारखाना। तो दोनों तरीके से प्रश्नों को याद रखेंगे, गलती करके नहीं आनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ने के बाद आप घटना चक्र को पूरी तरह से उड़ा दो, या कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर हो जिसमें भी हिस्ट्री आए मॉडर्न, उसको उड़ा दो। ठीक है, घोंट के पिला दूंगा, एकदम घोंट रहा हूं, पीने का काम आपका है, आपको हाथ में पकड़ाऊंगा, आप पी लेना। तो पहली जो टेम्पररी अस्थायी फैक्ट्री है वो कहां पर स्टार्ट होती है? तो नाम है मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1611 में इन लोग की अस्थायी फैक्ट्री स्टार्ट होती है, और 1613 में अंग्रेज लोग अपनी एक परमानेंट फैक्ट्री डालते हैं सूरत में। तो अगर पूछता है स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो सूरत में स्थापित हुई। ठीक, फिर धीरे धीरे वहाँ से उसको शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले सूरत में ही स्थापित होती है। फिर अगर डच की बात इसी में बीच में कर दिया है, तो डचों ने स्टैब्लिश की अपनी फैक्ट्री सूरत में ही 1616 में। तो ये भी पॉइंट याद रख लेंगे, हालांकि डच से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि में साथ में बनाते रहते हैं कि डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूरत में स्थापित की 1616 में। ठीक है, और फ्रेंच ने कहाँ स्थापित की, तो 1668 में स्थापित की। इसको नोट डाउन नहीं करना है, आगे एक चार्टिंग मैंने कर रखी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि थॉमस बेस्ट एक अंग्रेज ऑफिसर है जिन्होंने डिफीट किया पुर्तगीज को एट अ प्लेस नेम स्वाली। अब ये स्वाली का युद्ध बहुत बार पूछा हुआ है, और स्वाली का युद्ध एक बहुत निर्णायक युद्ध है जिसको एक लाइन में कहीं आप लोग पढ़ लेते हो और माइंड नहीं करते हो। देखो स्वाली का युद्ध वो है कि एक तरह से व्यापारिक एकाधिकार जो चल रहा है पुर्तगालियों का, जो 1498 में आए, पहले ऐसे छिटपुट तरीके से आते रहे, फिर अपने गवर्नर्स भेजे 1505 1510, गोवा को छीना आदिल शाह से, बहुत सारे काम करते रहे। ठीक है, नीनो डी कुन्हा आए 1550 तक, 1538-39 तक यहाँ पर रहे। ठीक है, फिर 1623 तक तो हुगली को एकदम 32 तक लूटपाट का केंद्र बना दिया। तो ऐसा बहुत सारा काम कर रहे हैं पुर्तगाली, अकेले कर रहे हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि अकेले ही कर रहे हैं। 1600 में उनको चैलेंज करने के लिए एक इंग्लिश कंपनी आती है। इंग्लिश कंपनी में कोई व्यक्ति है थॉमस बेस्ट, वो क्या करते हैं कि पहुंचते हैं सूरत, क्योंकि इन्होंने एक पक्की कोठी बनानी है वहां पर। तो लड़ाई करते हैं 1612 में। उसके पहले एक अस्थायी कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेज लोगों ने लगा दी थी। ठीक है, तो स्वाली का जो युद्ध होता है उसमें पटक के मारते हैं, किसको मारते हैं, तो पुर्तगालियों को मारते हैं। अब पुर्तगाली का जो एक मोनोपोली चल रहा था, एकाधिकार व्यापार का था, उसमें उन लोग को पड़ जाती है मार, और मार पड़ने के बाद उन लोग को देते हैं वहां से भगा। ठीक है, और भगाने के बाद स्वाली के युद्ध के बाद एक निर्णायक फैक्ट्री वो लोग सूरत में ही अपनी स्थापित करने में जो है सफल होते हैं। स्वाली है कहां पर, तो आपके सूरत में ही स्थित है, स्वाली एक स्थान है, याद करेंगे। उधर क्या हो रहा है, 1661 में क्या हुआ कि ब्रिटेन के चार्ल्स दो हैं जो शादी कर लेते हैं प्रिंसेस कैथरीन से। अच्छा, ये क्यों शादियां क्यों हो रही हैं, तो शादियां पहले एक तरह का जो है
आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती थी, किसी रणनीति के, कूटनीति के तहत होती थी। ठीक, तो एक कूटनीति के तहत शादी होती है। क्यों? क्योंकि आपके पुर्तगाली ये कहते हैं कि भैया देखो फ्रांसीसी हमको बहुत परेशान करेंगे। ठीक, तो शादी वादी तो कर लो, हमारी जो दुल्हन है वो है बहुत अच्छी और हम लोग दहेज भी दे देंगे, बदले में तुम क्या कर दो कि बदले में तुम हमारी फ्रांसीसियों से रक्षा कर लो कि हमारे व्यापार को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, तो शादी होती है चार्ल्स दो की, किसके साथ होती है? कैथरीन के साथ। क्या मिलता है बदले में? तो मुंबई एक दहेज की तरह या गिफ्ट की तरह इन लोग को मिल जाता है। कहते हैं कि लीज पे मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी को और 10 पाउंड देना है साल भर में। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बदले में 10 पाउंड देती है साल भर में। अब ये जो मुंबई इन लोगों ने दे दिया दहेज के रूप में, ये देखिए दहेज देना तो ठीक है, जो भी था गिफ्ट के रूप में दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा निर्णायक साबित होगा। उसके साथ में केवल यही नहीं दिया, उसके साथ में एक टंगीर एक प्रांत है, ठीक ना, जो कि मोरक्को में है, ये भी दिया और कहा कि बदले में फ्रांसीसियों से हम लोग की रक्षा करो, जाओ हमारी रानी लेके जाओ। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे है जॉन चाइल्ड, 1688 में मुगल पोर्ट जो है उसको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, अभी ये लोग मुगलों की गिरती हुई शक्ति को भी भाप नहीं पाए थे, औरंगजेब का शासन चल रहा था। ये लोग सोचे कि चलो जो है मुगलों को भी यहाँ से उड़ाना शुरू करते हैं, हम लोग तो हरा दिए कुछ साल पहले, अभी स्वाली के युद्ध में भी हराए और फिर अभी शादी वादी कर लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हम लोग फील कर रहे हैं। तो 1688 में जॉन चाइल्ड एक गलती करते हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे वो, मुगल पोर्ट को जो है घेर लेते हैं बॉम्बे में और इम्प्रिजन कर देते हैं हाजी ट्रेवलर्स गोइंग टू मक्का, जो लोग हज करने जा रहे हैं मक्का में, उन कुछ लोग को पकड़ के जो है क्या कर देते हैं? इम्प्रिजन कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। बदले में क्या होता है? औरंगजेब क्या होता है? गुस्सा आ जाता है, पहले तो इनको एक्सपेल कर देता है। ठीक है, इंडिया से ही क्या कर देता है? एक्सपेल कर देता है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। अब भारत से निष्कासित कर देता है तो हालत इनकी हो जाती है खराब, ठीक है ना, हालत हो जाती है खराब। इसी बीच कुछ और भी बातें लिख दी हैं, ठीक, कि क्या लिखा है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में लिख दिया है। अब देखिए काफ़ी लंबा यहाँ पर कूदा दिया कि बीच की सारी पॉइंट्स कूदा करके आगे चला गया। मैं आपको वो कहानी थोड़ी सी सुना देता हूँ। जब इनको एक्सपेल कर देता है औरंगजेब, तो ये लोग थे बड़े चालू कि अपने जो मेन एजेंडा था उसको कभी सामने नहीं आने देते थे। ये क्या करते थे? साम दाम दंड भेद सब लगाते थे। तो अब ये पहुंचते हैं साम, पूरा हाथ पैर जोड़ के कि अरे साहब हमको करने दीजिए व्यापार, हम कोई समस्या नहीं करेंगे, गलती हो गई हमसे, इस तरह की हरकतें करनी स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे व्यापार अपना बढ़ाते रहते हैं अंदर अंदर। औरंगजेब भी कहता है कि चलो ठीक है, एक बार गलती हो गई, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करना, चलो करो बेटा। ठीक है, म्यूज़िक वूज़िक चलवाता नहीं था वो, सॉरी म्यूज़िक चलवाता तो भाई गाना वाना सुनता, तो म्यूज़िक कम चलवाता था, कट्टर था। अब क्या हुआ कि कर्नाटिक वार के बारे में लिखा हुआ है, तो कर्नाटिक वार के बारे में देखो यार बहुत भ्रांति है। ठीक, भ्रांति इतनी ज़्यादा है तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर जो बहुत दावा करते हैं अपने आप को हिस्टोरियन होने का, वो जानते ही नहीं है कि ये कर्नाटिक वार कर्नाटक वार नहीं है। ये जो कर्नाटिक है ये कर्नाटक नहीं है मित्रों। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद कर लो। जितने लोग को मालूम था वो लोग लिख दो यस 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 कमेंट बॉक्स में, जितने लोग को नहीं मालूम था वो छोड़ दो। ठीक, एकदम ऐसा लग रहा होगा आप लोग को कि मैं सामने बैठा हूं और भैया की तरीके से आप लोग को समझा रहा हूं या किसी बड़े व्यक्ति या किसी छोटे भाई की तरह से कहानी सुना रहा हूं, जो भी होगा। ठीक है, तो मोस्टली बड़े भाई की तरह से ही कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। तो कर्नाटिक जो है ना वो कर्नाटक नहीं है। तो कर्नाटिक है क्या? देखिए ये पोर्शन है कर्नाटिक। ठीक, जैसे आप जानते हो कि ये पोर्शन है मालाबार, रुकिए मैं दिखाता हूँ। देखो ये पोर्शन आप लोग जानते हो मालाबार है। ठीक, ये पोर्शन जानते हो कनारा है। ठीक है, ये पोर्शन उसी तरह से कर्नाटिक है। ये पोर्शन आपका पड़ता है नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, फिर आपका पड़ता है उत्कल। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कर्नाटिक इधर है, कर्नाटक का राजा इसमें पार्ट करेगा, लेकिन ये कर्नाटिक वार जो है वो कर्नाटक का युद्ध नहीं है। पृष्ठभूमि कहाँ से बनती है? तो पृष्ठभूमि है बहुत पुरानी है, अपने देश में पृष्ठभूमि नहीं बनती है। पृष्ठभूमि है बेसिकली, तो पहले तो ये जानना है कि इस कर्नाटिक वार जो कि 1746 से 48 वाला भारत में हुआ, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1740 में ही स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिए कि 1740 में ही स्टार्ट हो गया है। क्यों स्टार्ट हुआ? तो सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर के शुरुआत हुआ। कौन कौन इसमें शामिल है ये भी आपको बता देता हूँ, कहीं मैंने लिख रखा है। देखिए इसमें फ्रांस है, पर्शिया है, नहीं प्रशिया है, ठीक है, स्पेन है,
उसके साथ में और भी एक दो कंट्रीज इसमें शामिल थी, ठीक है। अब जैसे बवेरिया है, सक्सेनी है, ब्रिटेन है, ये सब जो है इसमें शामिल है। इसमें दो युद्ध कौन कौन सा हुआ, बस जानकारी के लिए याद रखिए, अगर मोर देन वन ऑप्शन करके देते हैं तो उसमें करेक्ट करिएगा। पहला सिलेसियन युद्ध हुआ 1740 से 42 को लेकर के, ठीक है, और दूसरा युद्ध हुआ सिलेसियन युद्ध के नाम से ही जाना जाता है 1744 से 45 के बीच में, ठीक। हो क्यों रहा था, तो है क्या कि कुछ यूरोप की जो महान शक्तियां हैं वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग ताज में मारिया थेरेसा एक महिला है, उनके उत्तराधिकार के प्रश्न से उत्पन्न हुआ ये सारा का सारा बवाल, ठीक है। जो भारत में होता है उसको ज़्यादा हम लोग माइंड करते हैं। क्या होता है भारत में, तो कहानी सुन लीजिए क्या होता है। फ्रांसीसी गवर्नर है जिसका नाम है फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, ठीक है, नाम याद रखिएगा बस, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स उनका नाम है। ये कहते हैं कर्नाटक का नवाब जो उस समय का था अनवरुद्दीन, नाम अभी आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो कर्नाटक के नवाब है अनवरुद्दीन, उनसे कहते हैं कि हमारी सुरक्षा करो, और बदले में ये अंग्रेजों को चेतावनी देते हैं, फ्रांसीसी जो रहते हैं, कि देखो मेरा जो प्रांत है वो तटस्थ है, मतलब हम लोग बहुत किनारे रहते हैं, और फ्रांसीसी संपत्ति पे अगर कोई हमला करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक। तो अनवरुद्दीन भाई साहब भी कहते हैं कि ठीक है हम इनके साथ में हैं थोड़ा सा, और मेरा प्रांत भी तटस्थ है, और अगर फ्रांसीसी पे हमला करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक। इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। जवाब भी कार्यवाही करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, फ्रांसीसी लोग जो है कुछ मॉरिशस के भी फ्रांसीसी लोगों के नेतृत्व में, जो मद्रास का इलाका है आपका, जो ये कर्नाटक दिख रहा है, ये मद्रास का जो इलाका है, ठीक है, इस पर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, मद्रास के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। अब वहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनमें जो उनका हेड है उसका नाम है बोर्डोनिस। तो बोर्डोनिस और डुप्ले में काफ़ी बातचीत होती है, काफ़ी बहस होती है। ये एक तरह से अनिर्णित मुद्दा जो है कई महीनों तक खिसकता रहता है। डुप्ले क्या चाहते हैं, डुप्ले चाहते हैं कि मुआवजे के रूप में जो शहर है वो नवाब को हम दे दें, यानी कि मद्रास उठा करके नवाब को दे दें, जबकि जो बर्दोनिस हैं वो चाहते हैं कि अंग्रेजों को ये पूरा शहर वापस मिल जाए। अब ये विवाद कई महीने तक चलता रहता है और अक्टूबर आ जाता है। अक्टूबर में जो आपके अनवरुद्दीन महोदय हैं, ये जो मैंने यहाँ पर टिक किया है, अनवरुद्दीन महोदय क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भाई इसमें तो कोई मेरा है ये पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग हस्तक्षेप कर देते हैं। तो वहाँ पर पहुँचते हैं हस्तक्षेप करने, इसमें वो 10,000 लोगों की एक सेना लेकर के और अपने ही बेटे महफूज खान को भेज देते हैं कि जाओ फ्रांसीसियों की घेराबंदी कर दो, क्योंकि वो लोग कब से हथियाए बैठे हैं, मुझे नहीं देंगे, ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक। फ्रांसीसी क्या करते हैं, कैप्टन पैराडाइज उनका एक नेतृत्व करता रहता है, छोटी सेना लेकर के जाता है अड्यार नदी के पास, सेंट थॉम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अड्यार नदी के पास सेंट थॉम में हरा देता है, ठीक है। किसको हरा देता है, नवाब को हरा देता है। नवाब कहाँ के थे, तो वो थे कर्नाटक के, कर्नाटक के नहीं, कर्नाटक के नवाब थे, ठीक है ना। और हराता कहाँ है, तो कर्नाटक वाले एरिया में, यानी कि मद्रास में हराता है। और बेसिकली जो है 1748 में एक्स ला शैपल की संधि होती है। इससे पता है क्या चलता है, अंग्रेजों को यह पता चलता है कि अगर एक संगठित सेना रखो, या किसी भी यूरोपियन को पता चलता है कि अगर एक संगठित सेना रखो तो 10,000 यानी कि एक बहुत बड़ी सेना को हम लोग बहुत आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि जो इनकी सेना है, भारतीयों की उस समय जो सेना थी वो क्या है, उस तरह से सुसज्जित और संगठित नहीं है। कोई लुहार है, कोई और काम कर रहा है, ठीक है, कोई धोबी है, सबको सेना में भरे हुए हैं, मतलब उस तरह का संगठन नहीं है। जैसे हमारे सैनिक नियमित वेतन पाते हैं और पूर्णतः सैनिक है, लेकिन उनके सैनिक क्या है, उनके सैनिक एक आम जनमानस है जो अंगोछा बांध के डंडा वंडा फट्टा लेके, देखते हो कि गांव में जो है कोई बात होती है तो सबके घर से लाठी बर्छी निकल जाता है, तो क्या वो असल में सैनिक है? नहीं, एक आध ठो उसमें होंगे जो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे, मारे पीटे होंगे, लेकिन बाकी लोग तो नहीं रहते हैं, तो ये लोग हार गए, ठीक। अब देखते हैं इसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि जो वार ऑफ सक्सेशन है ऑस्ट्रिया की, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कर्नाटिक वॉर। 1746 में अंग्रेज और फ्रेंच जो हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी स्टार्ट करते हैं बिना किसी कंसेंट के भारत के, मतलब होम भारत में ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों से पूछ के लड़ाई नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन बर्नेट, तो कैप्टन बर्नेट का पूरा नाम है कमोडोर कर्टिस बर्नेट, वो क्या करता है, फ्रांस की कुछ शिप्स को सीज कर लेता है, यानी कि कब्जे में ले लेता है, और ये जो है इमीडिएट रीजन होता है यहाँ पर भारत में वॉर का,
ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, पहला जो कर्नाटिक वॉर हो रहा था उसमें कर्नाटक के जो नवाब हैं, कर्नाटक के जो नवाब हैं, ठीक है, अनवरुद्दीन, वो अपनी आर्मी को भेजते हैं 10,000 की सेना के साथ, किसकी लीडरशिप में, अपने ही बेटे महफूज खान की लीडरशिप में, कि जाओ फ्रांसीसियों पर अटैक कर दो। उनकी लीडरशिप में कैप्टन पैराडाइज रहता है फ्रांसीसियों की तरफ से। तो उसका जो सेना होती है वो डिफीट कर देती है फोर्स ऑफ नवाब को, नवाब की सेना को, एट द प्लेस कार्ड सैंथोम, अडयार रिवर के किनारे। तो सैंथोम का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1748 में एक्सला चैपल की युद्ध होती है। विद द एंड ऑफ दिस वॉर इन यूरोप द वॉर ऑफ कर्नाटिक एंडेड टू। और ये जब लड़ाई खत्म होती है तो जो यूरोप में लड़ाई चलती रहती है वो भी खत्म हो जाती है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल होता है, इंग्लिश वाले विद्यार्थी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, हाँ, एक्सला चैपल या एक्सला चैपल होता है। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर एंडेड एंड मद्रास वाज ग्रांटेड टू इंग्लैंड अगेन। तो मद्रास जो है वो अंग्रेजों को पुनः दे दिया जाता है और सक्सेशन जो था, उत्तराधिकार युद्ध, वो खत्म हो जाता है। डुप्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज टैक्टिक्स विच गाइडेड द फ्यूचर कैंपेन्स ऑफ इंग्लिशमैन। तो वहाँ पर डुप्लेक्स या डुप्ले जो था वो ये देखता है, क्या देखता है, कि हम अगर संगठित सेना के साथ रहें तो भारतीयों को हम लोग क्या करेंगे, हरा देंगे। और वही चीज अंग्रेजों ने बाद में यूज की। इट वॉज डुप्लेक्स हु अपॉइंटेड यूरोपियन फोर्सेज इनटू इंडियन कोर्ट्स ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर एंड इन्फर्ड इन द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ किंगडम इन द लाइट ऑफ यूरोपियन इंटरेस्ट एंड सोन अ सीड ऑफ यूरोपियन रूल इन इंडिया। तो वह व्यक्ति डुप्ले ही है जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में, देखिएगा, पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। याद रखिएगा, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। तो डुप्ले इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि भारतीय ही तुम्हारा खर्चा उठाएं और तुम उन्हीं पे शासन करो, ठीक है, वो तुम्हारा खर्चा भी उठाएं और तुम उन पे शासन भी करो और तुम उनसे व्यापार भी करो, सारा काम करो। फिर अगला आता है कि कॉलबर्ट, अ मिनिस्टर ऑफ लुइस 14 founded French East India Company in 1664, which is also known as a campaign des Indes Orientalis। तो सेम चीज यहां पर है कि लुई 14वां का एक मंत्री है कॉलबर्ट, उसके द्वारा 1664 में। तो अगर प्रश्न पूछता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अगुवाई में स्थापित की गई, तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट की अगुवाई में स्थापित की गई। कंपनी का नाम क्या था, तो कंपनी देस इंडेस ओरिएंटालिस इसको कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा वर्चस्व देता था। मतलब फ्रांसीसी कंपनी क्या थी, ये उनके ही स्टेट के द्वारा चलती थी, ठीक है ना। 1667 में फ्रांकोइस कैरॉन हेडेड एन एक्सपेडिशन टू इंडिया सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन सूरत इन 1668। तो सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित हुई थी, आपको पता है, फ्रांसीसियों की, जो कि फ्रांकोइस कैरॉन के देखरेख में स्थापित हुई या उनके एक्सपेडिशन से एस्टेब्लिश हुई। फिर लिखता है मरकारा पर्शियन हु अकम्पेन्ड कैरॉन फाउंडेड अनदर फ्रेंच फैक्ट्री। तो दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री या फ्रांसीसी फैक्ट्री के लिए कोई व्यक्ति है मरकारा, जो कि पर्शियन है, वो साथ देते हैं आपका कैरॉन का। मसूलीपट्टनम में 1669 में, नोट डाउन करिए गए सारे पॉइंट, मसूलीपट्टनम में 1669 में मरकारा ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के सुल्तान से परमिशन लेते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं दूसरी फैक्ट्री। डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, और वहीं डचों ने भी मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो डच का भी लिख लीजिएगा। देखिए, हालांकि मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, अभी आगे चार्टिंग करके रखा हूं, लेकिन फिर भी जो पॉइंट नोट कर पाओ यहां पर नोट कर लो। इन बंगाल दे स्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट पिपली। अब बंगाल में कहां पर स्थापित की अगर बात किया जाए तो पिपली में स्थापित किए थे पहली फैक्ट्री, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए बंगाल में कहां स्थापित किए थे, ऐसे ये लोग कहां स्थापित किए थे, सबसे पहली तो सूरत में किए थे, दूसरी कहां किया, मसूलीपट्टनम में किया, और अगर बंगाल की बात करोगे तो पिपली में किए। द ट्रेड विद बंगाल स्टार्टेड प्रॉपरली व्हेन डच इन 1653 एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन चिंसुरा। तो डचों का जो व्यापार है वो स्टार्ट होता है 1653 में, जब उनकी एक कंपनी उनकी एक फैक्ट्री स्टेब्लिश होती है चिंसुरा में। उसके बाद से ये लोग प्रॉपरली शुरू करते हैं। यूरोपियंस गॉट हाई ग्रेड ओपियम एंड सल्फरेट फ्रॉम साल्ट पीटर फ्रॉम बिहार। तो ये लोग अफीम और सॉल्ट पीटर, ये जो है हाई ग्रेड का, इनको मिलता है बिहार से। एक तरह से अफीम की खेती भी ये लोग या व्यापार वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं।
बिहार उस समय किस लिए फेमस था? तो ओपियम प्रोडक्शन के लिए, ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा फेमस था, वहाँ पर अफीम की बहुत तगड़ी खेती होती थी। क्रोनोलॉजी ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, जैसे जो भी कालक्रम है उन लोग के आने का, उसमें पुर्तगीज़ आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, डेन्स आते हैं, फ्रेंच आते हैं रिस्पेक्टिवली, और इनकी कंपनीज़ हैं कुछ, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है। देख लेते हैं कंपनी का नाम और इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। हिंदी में मैंने इसमें कुछ लिख रखा है, वो चीज़ देखते हैं। चलिए, एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज़ कंपनी का नाम था, जो कि 1498 में आई। कहाँ पर? कोचीन, केरल में स्थापित हुई। दूसरा है वेरिंग द ओस्ट इंडिशे कंपनी, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि मसूलीपट्टनम में अपने आप की पहली फैक्ट्री स्थापित करती है 1602 में। फिर तीसरा आता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि आपकी आती है सेम मसूलीपट्टनम में ही स्थापित होती है 1600 के टाइम में। चौथी आती है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ट्रावनकोर, तंजौर में स्थापित होती है 1616 के काल में। और पांचवी आती है कंपनी देस इंडीज ओरिएंटालिस, सूरत, गुजरात में, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश करना यार आप लोग बंद करो, इस तरह से भाषा के आधार पर बांटना बंद करो। दोनों चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैंने सैकड़ों बार कहा होगा, कम से कम 4, 5, 10 बार तो कहा ही होगा, अगर नहीं सैकड़ों बार, तो दोनों चीज़ मिलेगी। यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस करके ये जो है टेलीग्राम चैनल है, 2 नंबर है। अगर कोई पेड कोर्स इसके अतिरिक्त आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास समय बचता है, आप चाहते हो कि मेंस के लिए हमको ज़्यादा फोकस करना है, तो पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लो। उसमें आंसर राइटिंग है, प्री टाइम के बैचेज पुराने पड़े होंगे शायद, या ध्रुव बैच है, एनसीईआरटी बैच है। अगर खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो, सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। उसके साथ सृजन का एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है, ठीक है। सृजन कार्यक्रम में यह है कि 2 प्रश्न आपको दिए जाते हैं डेली बेसिस पर, आपको 2 प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं, जिसकी कॉपी प्रॉपरली चेक होती है। मुझे लगता है कि ध्रुव और सृजन, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं यूपीएससी हिंदी के लिए थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इस चीज़ से अलग होकर तटस्थ रूप में बता रहा हूँ। एक बार शुरू की बात है, एक बार मैंने नाम बदल करके यूपीएससी हिंदी का ये बैच, सृजन बैच ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। क्योंकि तब तक मेंस आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत कम की थी मैंने, तो सोचा कि इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, और सच बता रहा हूँ बहुत फ़ायदा होता है उसका। उसको ज्वाइन करिए आप लोग, ठीक है, अगर ज्वाइन करना चाहिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जैसा मैम पूछती रहती हैं। पहला प्रश्न ये पूछता हूं कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड ब्राज़ील, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 ये हो गया कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है यहां पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, जो आपकी हाँ लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और फ्रेंच की जो कंपनी है, उन दोनों में से पहले कौन एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और आप लोग हमें एक बात और बताइए कि तीसरा प्रश्न है यहां पर कि स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। और चौथा प्रश्न है यहां पर कि जो आपका कर्नाटिक वॉर है वो किस संधि के साथ खत्म हुआ, ठीक है ना। तो कर्नाटिक वॉर किस के साथ खत्म हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है, ब्राजील की खोज किसने की ये बताना है, और एक प्रश्न और पूछा हूं कि स्वाली का जो युद्ध है वो कब और किसके बीच में लड़ा गया। ये 4 प्रश्न है। अगर ये पूरा देखते हो और आपको लगता है कि लाभ हो रहा है, ठीक है, तो आप जरूर हिट और लाइक करो यार, लाइक हिट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नहीं शेयर करना चाहते हो, चलो एक काम कर दो, 1 सेकंड का काम है, उठाओ इसको और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो और भूल जाओ कि कौन देख रहा है, ठीक है। इसको लगा दो स्टेटस, उतना हमारे लिए बहुत होगा। उतना समझ लो कि एक तरह से आप लोग जैसे हम लोग श्रम दान कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से समझ लो कि आप लोग गुरु दक्षिणा दे रहे हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।